एपिसोड 111 टू 120। उन तीनों ने जांच के दौरान जांच किए गए भवनों, होटलों और अन्य स्थानों के बारे में जांच दस्तावेज लिखना जारी रखा जो हत्या के लक्ष्य थे और बाद में हत्यारों के शक्ति स्तर, साक्ष्य आदि के बारे में स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने 2 दिन तक सब कुछ लिखने की कोशिश की ताकि यह पूरी तरह से मेल खाए, जब तक कि उन्होंने काम पूरा नहीं कर लिया। उस दिन इसला सुबह जल्दी उठ गई और चारों ने अपने अगले कदमों के बारे में बात की। नाश्ते के बाद वे गिल्ड के लिए निकल पड़े। सार्थक और इसला को शहर की ओर जाते समय माहौल काफी तनावपूर्ण लगा। लोग डरे हुए और सिर झुकाए घूम रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि किसी बात को लेकर परेशानी खड़ी करे और सभी ने अपनी कीमतें यथासंभव कम रखीं। चाहे निचले शहर से लेकर ऊंचे शहर तक सब कुछ ऐसा ही था। यहाँ तक कि गिल्ड की महान शक्तियाँ भी चुपचाप चलती थीं और अधिक काम करती थीं। मिस एसेसिन भी इस स्थिति को लेकर थोड़ी तनावग्रस्त थीं, हालांकि फिर भी उन्होंने उन्हें इसका कारण बताया। मैंने सुना है कि एलन कबीला यहाँ है और उसने शहर पर नियंत्रण करने का फैसला किया है। मुझे आश्चर्य है कि वे क्या योजना बना रहे हैं। कई साल हो गए हैं जब से उन्होंने ऐसा कदम उठाया है, उसने कहा। उसकी घबराहट उसके भाषण में झलक रही थी। इससे सार्थक उत्सुक हो गया। क्या वे एलन से डरते हैं? मैंने सुना है कि वे सबसे शांत पिशाच कबीलों में से एक हैं और आमतौर पर विवादों में नहीं पड़ते। कुछ लोग तो एलन को एक कमजोर कबीला भी मानते हैं। उनसे क्यों डरते हैं? सार्थक ने उत्सुकता से पूछा, जिससे युवती का गला लगभग अपनी ही लार से घुट गया। उसने चौंक कर उसकी ओर देखा और अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। हे भगवान, मैं भूल गई थी कि शिकारियों को हमेशा उन लोगों के बारे में अच्छी जानकारी नहीं होती। उसने सोचा, लेकिन फिर आह भरी। ये सच है कि पिशाच कुलों में एलन कुल सबसे शांत और चुप रहने वाला है। इस वजह से कई लोग ये भूल जाते हैं कि जब वे क्रोधित होते हैं तो वे सबसे भयानक भी हो सकते हैं। पिछली बार जब वे क्रोधित हुए थे, उसने कहा, लेकिन जल्द ही एक हल्की बनावटी खांसी ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। खांसी खांसी। इस पर एलिस खांसने लगी और उनकी ओर देखकर मुस्कुराए। हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। हम पहले ही मालिक के कमरे में पहुंच चुके हैं, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मिस किलर ने बिना कुछ सोचे सिर हिला दिया। फिर भी सार्थक ने एलिस को तिरछी नज़र से देखा। एलन कबीला, जब भी मैं उनके बारे में सुनता हूं तो वे उन्हें एक शांतिपूर्ण कबीला बताते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके पास एक और संस्करण है। इस महिला हत्यारे की बात करने के तरीके से मैं कई चीज़ों के बारे में सोच सकता हूँ, उसने सोचा और उसने अपनी आंखों के कोने से एलिस को देखा। फिर भी उन्होंने इस मामले को अधिक महत्व नहीं दिया। जब तक एलन उसके दुश्मन नहीं है तब तक उसे किसी बात की चिंता नहीं है। इसके विपरीत उसके सहयोगी जितने शक्तिशाली होंगे उसके लिए उतना ही बेहतर होगा। यद्यपि विश्वासघात का स्वाद अभी भी उसके मन में मौजूद है, फिर भी वह अपनी सतर्कता नहीं छोड़ सकता, यहाँ तक कि एलन परिवार के सामने भी, जिनके मन में बुरे विचार नहीं दिखते। आखिर क्या धरती पर उसके दोस्तों के साथ भी ऐसा ही नहीं था? और उनके साथ भी ये कई सालों तक रहा। इसलिए उनकी महानतम कुशलताएं सदैव गुमनाम ही रहेंगी। जल्द ही वे कमरे में दाखिल हुए और एक आदमी ने उन्हें सिर हिलाकर इशारा किया। मुझे पहले ही बता दिया गया था कि गिल्ड मास्टर्स के आसपास न होने के कारण मैं ही उन्हें प्राप्त करूंगा, उन्होंने कहा और सार्थक ने उन्हें रिपोर्ट के दस्तावेज सौंप दिए। जब उसने दस्तावेज पकड़े तो सार्थक की भौहें तन गईं। यह आदमी, क्या ये हेडमास्टर जितना ताकतवर है? उसने आश्चर्य से सोचा, लेकिन जल्द ही उसने मन ही मन अपना सिर हिला दिया। नहीं, वह उससे ज़्यादा ताकतवर है। एक क्षण के लिए उसे हल्का घुटन महसूस हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने गहरी सांस ली और शांत हो गया। उद्धरण ... ऐसा लगता है कि मैंने एलन कबीले को कम करके आंका है। अगर यह आदमी पहले से ही इतना शक्तिशाली है तो ग्रे एलन कितना शक्तिशाली होगा। हालांकि मैंने उससे पहले भी बात की थी और उसने मुझे कई चीज़ें भी सिखाई थीं, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि वह विशेष रूप से शक्तिशाली था, उसने सोचा और जल्द ही विचारों में खो गया, जब तक कि उनके सामने खड़े आदमी ने सिर हिलाया नहीं। अद्भुत, सब कुछ इतना बढ़िया और सही लिखा गया है। मुझे आप लोगों की तारीफ करनी चाहिए। आप लोगों ने इस बार वाकई कमाल का काम किया है। हमने पहले ही यहाँ बताई गई लाशों की जांच कर ली है और आप जो कह रहे हैं वह सच है, इसलिए कोई समस्या नहीं है, उन्होंने कहा और फिर उन्होंने दस्तावेज़ों को देखने के लिए मेज पर रख दिया। हालांकि शक्ति थोड़ी कम है, लेकिन काम शानदार है। गिल्ड आपका आभारी है और आपको पूरा इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा हम आपको इस मिशन का छिपा हुआ इनाम भी देंगे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और खड़े हो गए। छिपा हुआ इनाम? इसला ने संदेह से पूछा और उसने सिर हिला दिया। किसी को नहीं बताया गया क्योंकि इससे बहुत हलचल मच जाती, लेकिन जो भी इस मिशन को पूरा कर लेगा उसे एक रैंक ऊपर कर दिया जाएगा। चूंकि आप सभी बी रैंक के हैं, इसलिए अब आपको ए रैंक पर अपग्रेड किया जाएगा, उन्होंने कहा। स्वाभाविक रूप से ये सब एलिस द्वारा आयोजित किया गया था, इसलिए वह और सार्थक आश्चर्यचकित नहीं थे। फिर भी
इसला और मिस असैसिन आश्चर्यचकित थी क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह ऐसा था। रैंके, क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं है? मिस ने आश्चर्य से पूछा और आदमी ने अपना सिर हिलाया। इतने शानदार काम के लिए ये ठीक नहीं है। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें तुम्हारा अपडेटेड टोकन लाता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर बाहर चला गया। यद्यपि इसला और मिस एसेसिन आश्चर्यचकित थे, फिर भी उन्होंने इंतजार किया। ये बहुत बढ़िया है, सार्थक, इसला ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने उसकी ओर सिर हिलाया, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। कुछ बातें गुप्त रखना ही बेहतर था। हालांकि वह सोच रहा था, एलन जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक खतरनाक हैं। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति उचित टोकन लेकर वापस आया और उन्हें सौंप दिया। हालांकि शक्ति कम है, लेकिन दक्षता अधिक है, इसलिए अब आप गिल्ड की इस शाखा में सबसे प्रतिभाशाली शिकारी माने जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे, आदमी ने कहा। इसके बाद उसने उन्हें इनाम और बाकी सब कुछ सौंप दिया और फिर उन्हें विदा कर दिया। पुरस्कार बांटने के बाद सार्थक, एलिस और इसला नीचे गए और मिस असैसिन को अलविदा कहा। लेकिन भले ही वह चली गई और दूर गायब हो गई, लेकिन वे तब तक नहीं हिले जब तक कि वे फिर से गिल्ड में प्रवेश नहीं कर गए। स्वाभाविक रूप से उसी कमरे में, जैसा कि एलिस ने योजना बनाई थी, वे अभी कुछ और करने वाले थे। बस बात यह है कि इस बार जब वे अंदर आए तो उनका स्वागत अलग तरीके से किया गया। मिस एलिस, हमारे पास सब कुछ तैयार है, उसी आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे एक दस्तावेज दिया। चाचा, क्या आपने इसे ठीक कर दिया? उसने पूछा और उन्होंने सिर हिला दिया। ये रैंक बी में 2 सबसे महत्वपूर्ण मिशन हैं जिन्हें जारी नहीं किया गया है। उन्हें रैंक के समूह को एक महत्वपूर्ण मिशन पूरा करने के लिए पुरस्कार के रूप में दिए जाने के लिए बचाया गया था, क्योंकि यह खतरनाक नहीं होने के बावजूद बहुत बड़ा पुरस्कार लाता है। जैसा कि आपने मुझे बताया, मैंने सबसे अधिक प्रामाणिक निकायों वाले लोगों को चुनने का काम अपने ऊपर ले लिया, उसने कहा जब एलिस ने दस्तावेज पढ़ा। एक बार पूरा हो जाने पर दोनों मिशनों से कुल 120 लाशें प्राप्त होंगी और ये अच्छे मिशन हैं। यहाँ तक कि सार्थक को भी इतनी अच्छी चीज़ की उम्मीद नहीं थी। ये तो आश्चर्यजनक है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। 120 लाशें होना, जिनका इस्तेमाल वे खूनी खजाने के लिए कर सकते हैं, एक खूबसूरत वरदान है। इसकी वजह से वे पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं। हालांकि इसला पूरी तरह से उलझन में थी। उसने सार्थक की आस्तीन को झिझकते हुए पकड़ा। यह क्या है? उसने संदेह से पूछा और सार्थक मुस्कुराया। फिर वह उसके कान के पास झुका और जो कुछ हो रहा था उस पर कुछ टिप्पणी की, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गई और उसने एलिस की ओर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस एलिस को धोखा देना पसंद होगा। उसने ऐसा कुछ किया भी कमाल है, उसने सोचा। फिर भी वे उन मिशनों पर ज़्यादा समय तक नहीं टिक सके ताकि उच्च अधिकारियों को संदेह न हो। इसलिए सार्थक, एलिस और इसला ने एलिस के चाचा को अलविदा कहने के बाद अकादमी वापस जाने का फैसला किया। कक्षाएं पहले ही शुरू होने वाली थीं, लेकिन ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वहां से गिल्ड द्वारा दिए गए मिशनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है। हालांकि यह एक अधूरे मिशन से पीछे हटने जैसा लग सकता है, लेकिन वे जिस संगठन के खिलाफ थे उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जान पाए। लेकिन सच्चाई यह है कि सार्थक रीगन कूपर से कुछ जानकारी हासिल करना चाहता था ताकि वह पता लगा सके कि उस टोकन पर क्या लिखा था। उसे लगा कि टोकन में छिपे रहस्य इस संगठन के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करने की कुंजी थे। इसलिए वे अकादमी वापस चले गए। फिर भी जब वे वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि रीगन कूपर अभी तक वापस नहीं आए हैं और सार्थक तथा इसला की कक्षा में एक अस्थायी शिक्षक को नियुक्त किया गया। फिर भी उनमें से कोई भी कक्षा में नहीं गया क्योंकि उन्हें गिल्ड मिशन पूरा करना था। इस प्रकार वे 2 मिशन थे। पहला काम है नाइट लिजर्ड किंग को पकड़ना, जो मानव रूप में एक छिपकली है और ईस्टर्न मार्शेस नामक क्षेत्र में रहती है। वह जगह काफ़ी खतरनाक है क्योंकि यह बहुत बड़े दलदलों का समूह है जहाँ कई शक्तिशाली जानवर रहते हैं। वहाँ विशालकाय सांप आम हैं, लेकिन एक अफवाह है कि उस जगह की गहराई में एक ड्रैगन राजा रहता है। हालांकि ये सिर्फ अफवाहें हैं। पूर्वी दलदल की गहराई उस स्थान से बहुत दूर है जहाँ सार्थक शिकार करने जाता है। रात्रि छिपकली राजा पूर्वी दलदल के पास रहता है, जो धीरे धीरे डूबते पहाड़ और पास में एक जंगल के पास है। इसके अलावा वह अकेले नहीं रहता है, उसके पास मानवरूपी छिपकलियों का एक कबीला है। हालांकि वे छिपकलियां हैं जो पिशाचों और उन जानवरों को खाती हैं जिनमें पिशाचों जैसी कोई विशेषता होती है। यही वजह है कि वे संघ का लक्ष्य हैं। रात्रि छिपकली राजा के पास 5000 की शक्ति होने की पुष्टि की गई थी और अधिकांश कबीले के सदस्यों के पास केवल 1000 और 2000 के बीच ही है, इसलिए वे शक्तिशाली नहीं हैं। इस समूह में कुल 80 सदस्य हैं। यह एक चौंका देने वाली राशि है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे इतने खतरनाक नहीं हैं। ये छिपकलियां युद्ध या उस तरह की किसी भी चीज़ में विशेषज्ञ नहीं हैं। उनके हथियार क्लब या उनके अपने हाथ हैं। सबसे अच्छे मामलों में उनके पास तलवारें हैं जो उन्होंने अन्य जातियों से चुराई हैं। हालांकि वे नहीं जानते कि उन्हें कैसे तेज रखना है, इसलिए वे भयानक स्थिति में हैं।
यही कारण है कि सार्थक, एलिस और इसला ने इसे देखते ही इसे पाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। वहाँ 80 लाशें हैं, मुझे आश्चर्य है कि हमें इससे कितना खून मिलेगा, सार्थक ने मुस्कुराते हुए सोचा। उसी समय उसने अपने बगल में खड़ी एलिस और इसला को देखा। विचार यह है कि लाशों के नीचे का हिस्सा अच्छी हालत में रहे, इसलिए हम सटीक हमलों के साथ उनके सिर काट लें और उन्हें लड़ने का मौका न दें। मैं छिपकली राजा पर पीछे से हमला करूंगा, क्योंकि मैं बिना किसी की नज़र में आए वहां जा सकता हूं। एक बार जब मैं उसकी हत्या कर दूंगा तो मैं आपको चेतावनी देने के लिए अपना खंजर फेंक दूंगा कि यह समय है, सार्थक ने कहा, और उन दोनों ने सिर हिलाया। फिर सार्थक अपने स्थान से गायब हो गया और उस स्थान की ओर चलने लगा। छिपकलियां लकड़ियों और सूखे पत्तों से बनी छोटी छोटी झोपड़ियों में रहती हैं, इसलिए उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। फिर भी उनमें से कई हर दिन पहरा देती हैं। सार्थक के लिए इस जगह की सुरक्षा सिर्फ बच्चों का खेल थी, इसलिए वह जल्द ही मुख्य झोपड़ी में पहुंच गया। यह बाकी झोपड़ियों से बड़ी थी और अंदर एक विशालकाय छिपकली और कुछ मादा छिपकलियां थीं। सार्थक ने बिना समय बर्बाद किए धीरे धीरे उस बड़े आकार की छिपकली के पास पहुंचा और कुछ ही देर में उसके पीछे पहुंच गया। फिर उसने अपना खंजर बुलाया। शक्तिशाली लोगों को इस तरह का काम करते हुए पकड़ना हमेशा से ही हत्या करने का सबसे अच्छा तरीका रहा है, सार्थक ने सोचा और अतीत का एक दृश्य याद किया जिसमें उसने अपने से ऊंचे रैंक के एक शिकारी को इसी तरह से मार डाला था। इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ। उसने अपने खंजर में बर्फीली ऊर्जा भरी और उसे तेजी से छिपकली राजा की गर्दन पर घुमा दिया। यह एक सहज लेकिन तेज हरकत थी जिसे कोई नहीं देख सकता था। फिर भी छिपकली राजा का विशाल सिर जमीन पर गिरते ही खून की धार निकल आई। उसी क्षण सार्थक ने अपना खंजर जोर से उस ओर घुमाया जहां एक मादा छिपकली असमंजस से भरे चेहरे के साथ खड़ी थी और उसका सिर काट दिया। इसके बाद उसने अपना खंजर जोर से बाहर की ओर फेंका और जहां अंतिम मादा छिपकली थी वहां कूद पड़ा, उसके सिर को पकड़ लिया और एक त्वरित और सरल गति से उसकी गर्दन की सभी हड्डियां तोड़ दी, उसका सिर उसके शरीर से अलग कर दिया, जिससे खून की एक और धार ऊपर की ओर बहने लगी। तभी एलिस और इसला, जो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे, अपने लक्ष्य की ओर तेज गति से दौड़ पड़े। 4 सिर एक साथ दोनों तरफ उड़ गए, साथ ही एक विस्फोट भी हुआ। इससे सभी छिपकलियां घबरा गईं और ये देखने के लिए बाहर आ गईं कि क्या हो रहा है। इसके बाद सार्थक छिपकली राजा की झोपड़ी से बाहर निकला, उसका सिर जमीन पर गिरा दिया और एक ही झटके में कई और सिर काट दिए। हम पर हमला हुआ है, छिपकली राजा मर गया है, उन्होंने हमारे राजा को मार डाला, उन कमीनों को मार डालो। छिपकलियों के मुंह से लगातार कई चीखें निकलीं, लेकिन साथ ही जब वे चीखे तो एलिस की तलवार और सार्थक के खंजर ने फुर्ती और गति से उनके गले काट डाले। यह अच्छी बात थी कि वे सभी बाहर निकल आए। कुछ ही मिनटों में लड़ाई खत्म हो गई, इसके लिए धन्यवाद। और सार्थक मुस्कुराया, हालांकि वह किसी बात पर आश्चर्यचकित था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी मजबूत हो एलिस, मैंने पहली बार तुम्हें इतना प्रभावशाली और निर्णायक होते देखा है, वह बोला। वह बता सकता था कि एलिस में कुछ बदलाव आया था, और शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि अब वह अधिक निर्णायक हो गई थी और उसे अब कुछ भी करने में ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं होती थी। इससे उसकी युद्ध क्षमता अद्भुत हो गई। ये तथ्य कि वह सार्थक की गति से मेल खाती थी उसे न केवल आश्चर्यचकित कर गया, बल्कि इसला को भी। हालांकि वह भी कोई कमज़ोर नहीं थी। सार्थक की बात सुनकर एलिस मुस्कुराए और उसकी ओर सिर हिलाया। मुझे लगता है कि बड़े होने और इतनी मूर्खतापूर्ण हरकतें करना बंद करने का यही सही समय है, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। सार्थक ने उसकी ओर सिर हिलाया, ठीक है, वह सही कह रही है, उसने सोचा। एलिस ने फिर इसला की तरफ देखा। इसला, तुम बहुत शक्तिशाली हो गई हो, तुम हाल ही में क्या कर रही हो? मुझे लगता है कि तुम्हारी शक्ति बढ़ गई है और तुम सार्थक की तरह बन गई हो। वास्तव में मुझे लगता है कि तुम दोनों की युद्ध शैली पहले से थोड़ी अधिक समान है, एलिस ने कहा, और इतनी अच्छी तारीफ सुनकर इसला मुस्कुराई। वह बहुत खुश हुई, इसलिए उसने कई बार सिर हिलाया। हे, तो मेरी ट्रेनिंग रंग लाई है, उसने खुशी से जवाब दिया और चली गई। मैं लाशें उठा लूंगी, तुम यहीं रुको, उसने खुशी से कहा और जैसा कहा गया था वैसा ही करने चली गई और उन्हें अकेला छोड़ दिया। एलिस ने उसे इतनी उत्साह से देखा कि उसने सिर हिलाया और सार्थक के पास खड़ी हो गई। मुझे अभी भी लगता है कि वह हाल ही में और अधिक चमकदार हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी शक्ति इन दिनों बहुत बढ़ गई है। कितनी अजीब बात है, उसने संदेह से कहा और सार्थक ने सिर हिला दिया। मुझे भी ऐसा ही लगता है, वह बोला। ऐसा लगता है कि डिट्रिच का खून मेरी सोच से कहीं ज्यादा कमाल का है। वह लड़की लगभग मेरी रिकवरी स्पीड से मेल खाती है और उसने मेरा बहुत कम खून पिया है, उसने सोचा। उन्हें ये जांच करनी थी कि डिट्रिच का खून कितना विशेष था। अब जब वह देखता है कि एलिस ने रातों रात इतनी अधिक लड़ाकू शक्ति का प्रदर्शन किया है और देखता है कि इसला ने उसके रक्त को पीकर इतने कम समय में क्या रूप ले लिया है, तो उसे लगता है कि डिट्रिच का रक्त उसकी सोच से कहीं अधिक विशेष है, पिशाचवाद से भी अधिक। अच्छा, वह महिला भी है,
सोफिया मफी, मुझे आश्चर्य है कि उसकी विशेष क्षमता का डिट्रिच के खून से कुछ लेना देना है। उसने सोचा और उसके विचारों में एक सुंदर चेहरा चमक उठा। फिर भी तभी उसकी सोच में खलल पड़ गया जब उसने लाशों पर खून देखा। रेड, ये सच है, उसने सोचा और एलिस की ओर देखा। एलिस, क्या तुमने इस राज्य में लाल बाल वाले लोगों को देखा है? उसने संदेह से पूछा और उसने उसकी ओर देखा। लाल, उसने पूछा और उसे सिर हिलाते देख वह सोच में पड़ गई। अपने विचारों के अंत में उसने अपना सिर हिलाया। इस राज्य में लाल बाल आम नहीं हैं। ये रंग रिक्त राज्य से आता है, हालांकि न्यूमैन राज्य में भी इस रंग के बाल बहुत हैं। उसने कहा, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। ओह, ठीक है, हमारे राज्य के शाही परिवार में लाल बाल वाले कई लोग हैं। राजकुमारी का जन्म गहरे लाल बालों के साथ हुआ था और वे कहते हैं कि वह बहुत सुंदर है, हालांकि मैं उसे कभी नहीं देख पाया। सार्थक ने उसके शब्दों पर सिर हिलाया। शाही परिवार, उसने सोचा, उस मिस हत्यारे को याद करते हुए। उसकी महान आभा को छिपाया नहीं जा सकता। क्या वह शाही परिवार से संबंधित हो सकती है? ये काफी आश्चर्यजनक स्थिति है, उसने सोचा। हालांकि कई और चीजों के बारे में सोचने के बाद उसने अपने दिमाग को मूर्खतापूर्ण विचारों से मुक्त कर दिया। तभी इसला ने लाशें उठाना खत्म किया। सार्थक ने कहा, चलो दूसरे मिशन के बारे में कुछ और शोध करें ताकि सबसे प्रभावी रणनीति तैयार की जा सके। और फिर वे दूसरे मिशन को पूरा करने की ओर बढ़ गए। दूसरा मिशन थोड़ा अधिक खतरनाक हो सकता है। दूसरे मिशन की विषय वस्तु डार्क लेक सिटी नामक शहर के पास सक्रिय निम्न स्तरीय हत्यारों के एक समूह का सफाया करना है जो इस स्थान के निकट है। उन्हें सबसे पहले शहर में जांच करनी थी ताकि पता चल सके कि क्या हो रहा है और फिर उस संगठन से जानकारी लेनी थी। इसलिए जब वे डार्क लेक सिटी पहुंचे तो उन्होंने जांच करने और जानकारी खरीदने में 2 दिन बिताए। आखिरी दिन रात को एक महत्वपूर्ण क्षण आया। वे तीनों शहर के एक छोटे से होटल में मिले। अपनी और गिल्ड की जानकारी के आधार पर उन्हें यकीन था कि इस संगठन में 40 सदस्य हैं। कहा जाता है कि नेता की संख्या 3500 थी, लेकिन अधिकांश सदस्य संख्या में नेता के आसपास भी नहीं थे। फिर भी वे हत्यारे थे जो किराए पर कमजोर पिशाचों को मारने या अराजकता पैदा करने और कारवां लूटने के लिए समर्पित थे। फिर भी उन्होंने हाल ही में एक रईस के 2 बेटों की हत्या कर दी, जिससे वे ताकतवर लोगों की नज़र में आ गए। इस तरह मिशन ब्लडी डॉन सिटी में आया और अब सार्थक के हाथों में है। ये हत्यारे खास तौर पर ताकतवर नहीं होते, लेकिन वे अक्सर हत्या करने के लिए जहर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वे आसपास के इलाकों में इसके लिए जाने जाते हैं। इसलिए अगर वे जहर का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जांच करने के लिए कई लोगों के साथ जाना खतरनाक है। इसलिए सार्थक ने एक फैसला किया, मैं अकेले ही इलाके की जांच करूंगा। जब वे जहर का इस्तेमाल करते हैं तो समूह में लड़ना आसान नहीं होता। अगर हम एक साथ जांच करने जाते हैं तो सब कुछ गलत हो सकता है। जब मैं जांच कर रहा हूं तो क्या आप शहर के उच्च पदस्थ सदस्यों से मदद मांग सकते हैं? माना जाता है कि गिल्ड ने हमें ऐसा करने का अधिकार दिया है और हमारे साथ उच्च पदस्थ रईसों जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, सार्थक ने कहा, जिससे दोनों लड़कियां सिर हिलाती हैं। आदर्श रूप से हमें उनके विरुद्ध पूर्ण आक्रमण करने के लिए शहर के नेता की सहायता लेनी चाहिए, है न? एलिस ने पूछा और सार्थक ने सिर हिला दिया। तो ठीक है इसला, चलो कुछ मदद लेते हैं, एलिस ने कहा और वह खड़ी हुई और सार्थक की ओर देखने लगी। सावधान रहो सार्थक, वे जहर का इस्तेमाल करने वाले हत्यारे हैं, हो सकता है कि उनके पास कोई और खतरनाक चाल हो, उसने कहा और उसने सिर हिला दिया। इसके बाद वह जहां था वहां से गायब हो गया और घरों की छतों से होते हुए शहर के बाहरी इलाकों की ओर भागने लगा। हत्यारों का ये समूह शहर के दूसरी तरफ कुछ छोटे पहाड़ों में तैनात था। वहां उनका एक गांव है। यह अजीब बात है कि इस जगह पर उनका एक गांव है, लेकिन कोई भी उन्हें शहर से खत्म करने नहीं आया है। शहर की शक्तियां तकनीकी रूप से उनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन वे कहते हैं कि वे भक्षकों के साथ व्यस्त हैं और इसलिए वे यहाँ इन लोगों से लड़ने नहीं आ सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत से भक्षक हैं, सार्थक ने सोचा। हालांकि उन्होंने ये कहते हुए राहत की सांस ली कि शहर बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए ऐसा नहीं था कि उनके पास बहुत अधिक सेना उपलब्ध थी। जब सार्थक वहां पहुंचे और उन्होंने आसपास का निरीक्षण किया तो उन्होंने वहां इस्तेमाल की जाने वाली प्रणालियों की जांच करने के लिए अंदर जाने का निर्णय लिया। पहली नज़र में मैं पहले ही बता सकता हूं कि यहाँ की सुरक्षा उस छोटे से कबीले की सुरक्षा से कहीं ज्यादा है। फिर भी वे इतने शक्तिशाली नहीं हैं और पहरे पर खड़े इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना आसान है, सार्थक ने सोचा और उसने एक छोटे से जीव के साथ एक गार्ड को धोखा दिया और विला में घुसने के लिए मौके का फायदा उठाया। हर जगह अनेक घर थे और कुछ हत्यारे बाहर खा पी रहे थे जबकि अन्य चुपचाप अपने क्वार्टर के अंदर थे। फिर भी सार्थक बता सकता था कि ये सभी लोग सतर्क थे। यहाँ तो बहुत सारे जाल भी हैं, उसने जगह जगह बिछाए गए जालों को देखते हुए सोचा।
वह सबसे प्रमुख घर में प्रवेश करना चाहता था, जो आमतौर पर इस प्रकार के समूहों में नेता का घर होता है, और इसमें उसे ज़्यादा समय नहीं लगा। घर काफ़ी बड़ा था और अंदर से महलनुमा शैली में बना हुआ था। लंबे गलियारे थे जहाँ कई कमरे थे और बड़े कमरों तक जाते थे। इस जगह पर कोई जाल नहीं था, इसलिए सार्थक जल्दी से मुख्य कमरों तक पहुंच सका। जल्द ही एक गंध उसकी नाक तक पहुंची और वह भौंचक्का रह गया। जहर, उसने सोचा और उस कमरे की ओर चला गया जहां उसे जहर की गंध महसूस हुई। जल्द ही वह वहां पहुंचा और कमरे के अंदर देखा। वहां कोई नहीं है, उसने सोचा और जल्दी से कमरे के अंदर चला गया। अंदर बड़े बड़े उबलते हुए कड़ाहों में विभिन्न प्रकार की चीजें भरी हुई थीं। ये पृथ्वी के किसी रासायनिक अनुसंधान केंद्र जैसा लग रहा था, जिसे अत्यंत प्राचीन काल में बनाया गया था। एक तरफ से दूसरी तरफ बहुत सारे अजीब मिश्रण थे। क्या ये कीमिया है? सार्थक ने सोचा, क्योंकि उसके सिर में संदेह व्याप्त था। ये पहली बार था जब उसने इस प्रकार की क्रियाविधि देखी थी। हालांकि उसने इस स्थान पर की जाने वाली कीमियागिरी के बारे में पढ़ा था। मूलतः यह इस दुनिया की दवाएं, ड्रग्स या जहर बनाने का तरीका है। यह मेरे आदी होने के तरीके से अलग है, हालांकि कुछ जहर मेरे लिए परिचित हैं। सार्थक ने सोचा। यहाँ अलग अलग स्थानों पर जहर संग्रहित किया गया था, और जब सार्थक अंदर गया तो उसने अगले कमरे में कुछ लोगों को इस बारे में बात करते हुए सुना कि इस जगह पर क्या किया जा रहा है। मिस्टर लीडर अद्भुत हैं। वे हमें एक ही दिन में उस महान शक्ति के अधीन करने में सक्षम थे, और उन्होंने हमें ऐसे अच्छे जहरों के लिए इतने अच्छे नुस्खे दिए। उनमें से एक ने कहा, और दूसरे ने उनकी ओर सिर हिलाया। हाँ, ये सही है। अब हम तेजी से मारने के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ों पर शोध कर सकते हैं, उसने जवाब दिया। फिर वे अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते रहे और सार्थक सुनता रहा। एक महान शक्ति जो विष का प्रयोग करती है, सार्थक ने सोचा, और उसे कुछ संदेह हुआ, इसलिए वह वहां मौजूद विषों के पास पहुंचा। उसने एक क्षण तक उन्हें देखा और भौहें सिकोड़ लीं। ऐसे जहर भी होते हैं जो कम काम के होते हैं, लेकिन जब बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं तो वे हत्या के लिए अच्छे होते हैं। मैंने सुना है कि शहर में ऐसे जहर का इस्तेमाल किया जाता है, उसने सोचा, लेकिन दूसरी शीशियों और अब बन रही शीशियों को देखा। ये दोनों एक जैसे नहीं हैं, और इनका शरीर उस संगठन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जहर जैसा है। हमने एलन को उनके शोध के लिए समय देने और संगठन के बारे में जानकारी खोजने के लिए खूनी डॉन का शहर छोड़ दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी मिल जाएगा। उसने सोचा और थोड़ा मुस्कुराया। उसने अगले कमरे में देखा और मुस्कुराया, बहुत लापरवाह। मैं इसे तुम छोटे हथियारों की जांच करने के लिए ले जाऊंगा, सार्थक ने सोचा, क्योंकि उसने नई व्यंजनों और इस तरह की कई स्क्रॉल लीं। फिर वह बिना कोई आवाज़ किए कमरे से बाहर निकल गया और तेजी से मुख्य कमरे में चला गया। सुरक्षा व्यवस्था पिछले कमरे जैसी ही थी, इसलिए सार्थक आसानी से अंदर घुस सकता था। फिर भी जब उसने देखा कि इस कमरे में क्या हो रहा है तो वह भौंचक्का रह गया। वहाँ 4 व्यक्ति थे, उनमें से 3 काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति को प्रणाम कर रहे थे, लेकिन सार्थक का ध्यान काले वस्त्र पहने हुए उस व्यक्ति के गले में लटकती हुई टोकन की ओर गया, और साथ ही जिस विषय पर वे बात कर रहे थे। उद्धरण ... जैसा कि मुझे संदेह था, सार्थक ने सोचा, और एक तरफ खड़ा होकर सब कुछ सुनने लगा। प्रभु दूत, अब से आपके क्या आदेश हैं? मैंने सुना है कि खूनी भोर के शहर में कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हथियारों के इस समूह के नेता ने कहा। दूत अपने काले मुखौटे के नीचे मुस्कुराया। उन चीज़ों के बारे में चिंता न करें जिन्हें आप संभाल नहीं सकते। आपका समूह अब हमारे संगठन का सदस्य है, इसलिए अब समय आ गया है कि आप इसके कर्तव्यों को पूरा करें। नक्शे पर चिन्हित सभी बिंदुओं पर अराजकता पैदा करना शुरू करने का समय आ गया है। अन्य स्थानों पर आपके भाइयों को पहले ही सूचित कर दिया गया है और वे मिशन शुरू करने के लिए तैयार हैं। याद रखें, अराजकता हत्याओं और बड़ी घातकता से पैदा की जानी चाहिए। पास के शहर से शुरू करें और फिर उन अन्य बिंदुओं पर जाएं। यदि आप अच्छा करते हैं तो आपको बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा, उस व्यक्ति ने कहा जिसे लॉर्ड एओय कहा गया था। उसके सामने खड़े 3 लोगों ने एक भयावह मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, लॉर्ड एओय, हम तुरंत चल पड़ेंगे, उन्होंने कहा। फिर भी तभी उनके सामने वाले आदमी के पीछे एक भ्रामक आकृति प्रकट हुई। ऐसा लगता है कि आपके संगठन के साथ मेरा भविष्य अच्छा है, लेकिन बेहतर होगा कि आप नरक में जाकर अराजकता फैला दें, सार्थक ने कहा, और लॉर्ड एओय का सिर कलम करते हुए भयावह ढंग से मुस्कुराया। वह प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका। उसका सिर जमीन पर लुढ़क गया और उसकी गर्दन से खून की धार बह निकली, जिससे सार्थक के सामने खड़े तीनों लोग अचंभित रह गए। अरे, ये कमीना, नेता ने सबसे पहले प्रतिक्रिया करते हुए चिल्लाया, और सार्थक पर पागलों की तरह कूद पड़ा। उसके शरीर में बहुत क्रोध था। अब वे बड़ी मुसीबत में थे। एक दूत की उनके समूह के मैदान में एक पूर्णतया अज्ञात व्यक्ति के हाथों मृत्यु हो गई। कम से कम माफ़ी पाने के लिए उन्हें उसे मारना जरूरी था, यही उसने सोचा।
उनकी 3500 शक्ति बलपूर्वक निकली और सार्थक पर सीधे लगी। फिर भी प्रहार को हथेली से रोक दिया गया और तभी सार्थक ने उसका सिर काटने के लिए तेजी से कदम उठाया। इसी समय अन्य दो ने बल और दृढ़ संकल्प के साथ हमला किया। यदि वे मर गए तो कम से कम वे दूसरों को सचेत कर देंगे कि कोई घुसपैठिया है। सार्थक ने सोचा, अच्छी चाल है, उसे भी उनके वार से बचने की जरूरत नहीं थी। उसने बस अपना हाथ क्षैतिज रूप से उनकी गर्दन की ओर बढ़ाया और अपनी पैशाचिक शक्ति से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उन लोगों के प्रहार से खुद को घायल होने दिया और पीछे की ओर धकेल दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया और बाकी हत्यारों का ध्यान उसकी ओर चला गया। इस तरह मैं तुम सबको जल्दी से मार डालूंगा, सार्थक ने सोचा। उसी समय शहर में इसला को अपने दिल की हल्की सी धड़कन महसूस हुई और वह शहर के बाहरी इलाके की ओर मुड़ गई। ये सुनकर एलिस चौंक गई। क्या हुआ इसला, क्या तुम हमारे साथ हुए व्यवहार से नाराज हो? उसने संदेह से पूछा और इसला ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। सार्थक लड़ रहा है, इसला ने कहा और थोड़ा घबरा गई। चलो वहां चलते हैं एलिस। सार्थक लड़ रहा है, शायद उसे कोई समस्या आ गई होगी जिसकी वजह से वह लड़ने को मजबूर हुआ, उसने जल्दी से कहा, जिससे एलिस हैरान रह गई। लड़ाई, आप कैसे बता सकते हैं? उसने आश्चर्य से पूछा और इसला ने अपना सिर हिला दिया। तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ, चलो एलिस, जल्दी करो, कुछ बुरा हो सकता है, इसला ने कहा और एलिस की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वह उस ओर दौड़ने लगी जहां उसे पता था कि सार्थक है। एलिस ने भौहें सिकोड़ी लेकिन कुछ नहीं कहा और उसके पीछे पीछे चली गई। जैसे ही वह पीछे की दीवार से टकराया, उसके सामने की दो लाशें जमीन पर गिर गईं और कुछ अलार्म बज उठे, इसलिए वह मुस्कुराया और इस विशाल इमारत से बाहर भाग गया। एक घुसपैठिया है, उसने नेता को मार डाला है। सार्थक के पीछे खड़े कई हत्यारे चिल्लाए और उस ओर दौड़ने लगे जिधर उन्होंने हत्यारे को जाते देखा। इसी समय उन्होंने बाहर मौजूद अपने सभी साथियों को अलग अलग अलार्म बजाकर सतर्क कर दिया और जब सार्थक बाहर आया तो कुछ दर्जन हत्यारे विशाल घर के बाहर एकत्र हो गए। ये घुसपैठिया ही है जिसने हमारे नेता को मारा है, उनमें से कई चिल्लाए। वे इतने मजबूत नहीं थे, उनमें से अधिकांश की शक्ति 2000 से कम थी और केवल 4 की शक्ति 2000 थी, लेकिन फिर भी बहुत से लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे। इसलिए जब उन्होंने अपनी पूरी शक्ति दिखाई तो सार्थक को रुकना पड़ा। हे, अगर तुम सब एक साथ हो जाओ तो मेरे लिए तुम जैसे छोटे हथियारों को मारना आसान हो जाएगा, उसने सोचा। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वह एक कुशल हत्यारा था जिसने 30 से अधिक वर्षों तक हत्यारा बनने का प्रशिक्षण लिया था। यहाँ तक कि वह अपने कौशल और तकनीक के कारण शक्तिशाली लोगों की भी एक ही वार में हत्या कर सकता था, फिर ऐसी कोई चीज़ उसे कैसे रोक सकती थी? इसलिए भले ही वह घिरा हुआ था, सार्थक मुस्कुराया। ये वही था जो वह चाहता था। उसे एहसास हुआ कि वह शहर से सेना लेकर एलिस और इसला का इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि अराजकता जल्द ही उस शहर पर अलग अलग जगहों से हमला कर सकती थी। इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे शहर अपनी सेना को हमला करने के लिए मोड़ सके जब उन्हें खुद का बचाव करना चाहिए। इसके अलावा ये खतरा भी था कि शहर भी इस संगठन की शक्ति के अधीन हो गया था। वे खूनी भोर के शहर जैसे शक्तिशाली शहर में घुसने और बसने में सक्षम थे। ये शहर कैसे समस्या पैदा कर सकता है, उसने सोचा जब वह इस लड़ाई में आगे पीछे चल रहा था। उसे मार डालो, कमीने, हिलना बंद करो, अरे पुनः संगठित करो, आह तुम कमीने। एक पक्ष से दूसरे पक्ष तक चीखें आने लगी और सिर कटने लगे। उसे मारना असंभव है, वह बहुत शक्तिशाली है। ये सार्थक के खिलाफ खुद का बचाव करने की कोशिश कर रहे एक आदमी की आखिरी चीख बन गई। तब कई सिर जमीन पर लुढ़क कर गिर गए, लेकिन उसी समय एक आदमी सार्थक के पीछे से कूद गया, उसे मारने की कोशिश कर रहा था और पीठ पर थोड़ा सा मारने में कामयाब रहा, लेकिन सार्थक ने जल्दी से पलटकर एक साफ किक से उसका सिर उड़ा दिया। हालांकि वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने सार्थक पर इस तरह से हमला करने की कोशिश की। कई अन्य लोगों ने भी उसे पीछे हटने से रोकने के लिए समूह में उस पर हमला करने की कोशिश की। इससे सार्थक ने अपने मुंह से एक सिसकारी भरी और उसकी पिशाच शक्ति उसके शरीर में ऊपर की ओर एक तेज धारा की तरह फूट पड़ी। वे सभी उतने ही कमजोर थे जितने उस समय थे जब सार्थक ने पहली बार एलिस की शक्ति को महसूस किया था, इसलिए उस समय उनके दिलों में एक बड़ा बोझ उमड़ आया और वे जमीन पर दृढ़ता से खड़े हो गए। कुछ लोग कांपने लगे और अन्य लोग भय और आतंक से पीछे की ओर गिर पड़े। वह बहुत शक्तिशाली है, उनमें से कुछ ने कहा। तभी सार्थक मुस्कुराया और उनकी ओर दौड़ा, जिससे कई सिर तुरंत जमीन पर गिर गए। उसका शरीर तेजी से आगे पीछे हिलने लगा और जल्द ही जमीन पर खून के धब्बे लग गए। बार बार खून की धार फूट पड़ी, लेकिन कोई भी अपना बचाव नहीं कर सका। उन सभी ने अपने सामने आतंक देखा। उनके पास इतनी मानसिकता नहीं थी कि वे इतने शक्तिशाली पिशाच दबाव को महसूस करने के बाद खड़े हो सकें। और जल्द ही लड़ाई खत्म हो गई। 30 से ज्यादा लाशें जगह जगह बिखरी पड़ी थीं।
सभी के सिर साफ साफ तरीके से काटे गए थे, हालांकि कुछ के शरीर के दूसरे हिस्सों पर घाव थे, लेकिन वे गंभीर नहीं थे। सार्थक लाशों के इस ढेर के बीच में खड़ा होकर उनकी हत्या करने के बाद कुछ क्षण तक उन्हें देखता रहा। उसके कपड़े खून से सने हुए थे और चेहरा भी, लेकिन वह चिंतित नहीं था। उन सभी को मार डालने के बाद वह सोच में पड़ गया, अपनी शक्ति को थोड़ा और समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब उसने लड़ाई खत्म कर ली थी। फिर भी उसने जल्द ही एक गहरी सांस ली और अपने पीछे बने विशाल घर में प्रवेश कर गया। मुझे यहाँ मिलने वाली सभी लाशों और धन संपत्तियों की खोज करनी चाहिए। एलिस के चाचा ने हमें बताया कि यह किसी और चीज़ से ज़्यादा इनाम है, इसलिए मुझे लगता है कि उनके पास ज़रूर अच्छी दौलत होगी। सार्थक ने सोचा। उसने अंदर की सभी लाशें उठाईं और उनके भंडारण के छल्ले निकाले, विशेष रूप से दूसरे संगठन के आदमी की लाश से। उसी समय उसने खजाने वाले कमरे की तलाशी ली और जो कुछ पाया उससे वह दंग रह गया। अरे, ये लोग बहुत अमीर हैं। इस जगह पर बड़ी मात्रा में पाउंड पाकर उसने बड़ी मुस्कान के साथ सोचा। वहाँ हथियार और अन्य सामान भी थे, लेकिन पाउंड की राशि लगभग 10,000 सिक्के थी, इसलिए समूह बहुत अमीर था। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इस तरह के गांव में रहते हैं, उसने सोचा। फिर उसने कई और जगहों की तलाशी ली और कई कीमती चीज़ें खोजने के बाद उसने सारी लूटपाट पूरी कर ली। फिर वह ये स्थान छोड़कर चला गया। जब वह बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि 2 खूबसूरत लड़कियां चिंतित चेहरों के साथ उसकी ओर दौड़ रही हैं। हालांकि वे इतनी सारी लाशें देखकर दंग रह गईं, फिर भी वे नहीं रुकीं और उसकी ओर दौड़ पड़ीं। जब इसला ने उसे देखा तो उसने राहत की सांस ली और उसकी ओर कूद पड़ी। सार्थक, उसने उसे गले लगाते हुए कहा। आखिरकार उसका दिल शांत हुआ जब उसने देखा कि उसे इतनी बुरी चोट नहीं लगी है। एलिस उसके पीछे आई। सार्थक, क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने उन सभी को मार डाला? उसने चौंक कर पूछा। वह भी ये देखकर दंग रह गई कि इसला को वाकई पता था कि सार्थक लड़ रहा था। उसका दिमाग इधर उधर घूम रहा था, उसे संदेह था कि इसका क्या मतलब है। शायद उन्होंने वह कदम पहले ही उठा लिया है। एलिस ने सोचा, उन्हें संदेह भरी नज़रों से देखते हुए भी कुछ नहीं कहा। हालांकि वह भी एक खूनी जोड़ी चाहती थी और वह सार्थक की पहली होनी चाहिए। उद्धरण ... शायद यह वैसा ही है जैसा वह अजीब महिला कहती है। मैं बहुत भोली हूँ और शायद मुझे उसे चीज़ें ज़्यादा सीधे सीधे बता देनी चाहिए, उसने सोचा। हालांकि वह ये जानकर खुश थी कि सार्थक जल्द ही मजबूत हो जाएगा। हालांकि उस समय उसे थोड़ा संकट भी महसूस हुआ, क्योंकि सार्थक की गति उससे ज़्यादा थी। अगर वह ऐसा ही करता रहा तो शायद ऐसा हो सकता है कि एक कमज़ोर अधीनस्थ वारिस से ज़्यादा शक्तिशाली बन जाए। मुझे मजबूत बनने की ज़रूरत है, उसने सोचा और आह भरी। सार्थक ने उसके पहले वाले सवाल पर सिर हिलाया। जांच के दौरान मुझे कुछ बातें पता चलीं और मुझे ऐसा करना पड़ा। यहाँ रहने का ये सही समय नहीं है, ये खतरनाक हो सकता है, उसने कहा। और फिर उसने उन्हें संगठन के उस दूत के बारे में बताया जो हाल ही में उन्हें परेशान कर रहा था। एलिस और इसला ने सिर हिलाया। मैं समझती हूँ, शायद इसीलिए शहर के नेताओं ने हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। शायद वे भी उस संगठन के साथ हैं, एलिस ने पूछा और सार्थक ने सिर हिला दिया। देखो, मुझे ये दस्तावेज नेता की मेज पर मिले हैं। इससे मैं देख सकता हूँ कि शहर और ये लोग सहयोगी हैं। शहर भी संभवतः उस संगठन के अधीन है। अकादमी में वापस जाना और गिल्ड को इसकी रिपोर्ट करना सबसे अच्छा होगा, सार्थक ने कहा और एलिस ने धीरे से सिर हिलाया। तो फिर वापस चलते हैं। इस शहर का नेता उतना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन फिर भी वह 10,000 शक्तियों वाला एक पिशाच है। अगर मैं उसका सामना करूं तो शायद मैं हार जाऊंगा, एलिस ने जवाब दिया और सार्थक ने सिर हिलाया। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि एलिस में इतनी शक्ति कहाँ है कि वह कह सके कि यह एक संभावना है। इस लड़की के मन में कुछ अच्छे राज छिपे हैं, सार्थक ने मुस्कुराते हुए सोचा और उसके बाद वे तीनों उस जगह से भाग गए। हालांकि जाने से पहले सार्थक ने जमीन पर एक छोटा सा बर्फीला शिलालेख छोड़ दिया। हो सकता है कि किसी समय कोई व्यक्ति वहां आए और उसे कुछ अच्छी बात पता चले। वह जानते थे कि अभी उस संगठन से भिड़ने का समय नहीं है। उस संगठन की शक्ति अभी भी अज्ञात थी, इसका स्थान भी अज्ञात था, और वे सिर्फ छात्र थे। उनका सामना करना उनका कर्तव्य नहीं था। इसके अलावा क्लान एलन अभी लेक सिटी में जानकारी ढूंढने में उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि क्लान ब्लडी डॉन सिटी में व्यस्त है। फिर भी सार्थक अभी भी कुछ बातों के बारे में विचारशील था। उदाहरण के लिए, वह इस संगठन का लक्ष्य क्यों है। इसीलिए भले ही वह उनसे भिड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए उसे इस संगठन की जानकारी लेनी पड़ी, क्योंकि वह जानता है कि देर सवेर उसे इस संगठन से भिड़ना ही पड़ेगा, और शायद ये जल्द ही होगा। जब सार्थक, एलिस और इसला अकादमी की ओर वापस लौटे तो सार्थक के माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि उसने देखा कि उसका बर्फीला शिलालेख उसे कुछ संकेत भेज रहा था। कोई है, उसने सोचा और अपनी चेतना उस स्थान पर ले गया।
तभी उसने कुछ लोगों को उस जगह घूमते देखा। वे 3 थे, एक ने काले कपड़े पहने थे और बाकी 2 ने शानदार कपड़े पहने हुए थे। वे रईसों की तरह दिख रहे थे और उन्होंने लेक सिटी का प्रतीक चिन्ह पहना हुआ था। यहाँ बहुत खून है लेकिन कोई लाश नहीं। आखिर क्या हुआ? एक ने पूछा और अपने बगल में खड़े आदमी की ओर देखा। प्रभु दूत, क्या किसी ने इस स्थान की शक्ति नष्ट कर दी है? क्या आपके पास जानने का कोई तरीका है? उसने पूछा। लॉर्ड एओर ने अपने काले मुखौटे के नीचे भौहें सिकुड़ी और उस स्थान पर खून को देखने के लिए नीचे झुका। जिस व्यक्ति ने ये किया है वह एक अविश्वसनीय हत्यारा है। मैं देख सकता हूं कि यहाँ खून ऊपरी शरीर से निकला है, इसलिए संभवतः उसने उन सभी को एक ही वार में मार डाला, उनके सिर काट दिए। लॉर्ड एओर ने कहा। यहाँ मौजूद दूसरे आदमी ने सिर हिलाया, वह ये देख सकता था। ये कैसे हुआ? क्या उनके साथ कोई दूत नहीं था? क्या वह भी मारा गया? उसने पूछा और प्रभु दूत ने आह भरी। ऐसा संभव है। उफ, ये कमीने कितने परेशान करने वाले हैं। उसने गुस्से से शिकायत की। हर बार स्थिति उनके हाथ से निकल जाती थी। खूनी भोर के शहर में भी यही हाल था और अब इस छोटे से शहर में भी यही हाल है। इससे उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। क्या प्रभु संत को पहले से पता है कि यह किसने किया? सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ने पूछा। लॉर्ड सेंट ने एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा और हल्का सा सिर हिलाया। शायद वे कमीने जिन्होंने हमें खूनी भोर के शहर से कुछ समय के लिए पीछे धकेल दिया था, उसने जवाब दिया। जिस आदमी से वह बात कर रहा था उसने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, क्या ये वे 2 शिकारी हैं जिन्हें हमने पहले देखा था? क्या मुझे उनकी जांच करने के लिए लोगों को भेजना चाहिए? उसने जल्दी से पूछा। लॉर्ड एओर ने अपना सिर हिलाया। एलन ने खूनी भोर के शहर पर फिर से कब्जा कर लिया। आप उनके साथ वहां ऐसा कुछ कैसे करने का इरादा रखते हैं? उसने गुस्से से पूछा, जिससे उस आदमी ने शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लिया। फिर भी इसके तुरंत बाद लॉर्ड एओर मुस्कुराए। चिंता मत करो, ये लोग योजना का मुख्य हिस्सा नहीं हैं। ये हमारे पास मौजूद कई लोगों में से एक छोटा सा समूह है। पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए कुलों के शहर में कुछ कमीनों को विचलित करने के लिए इस पूरे क्षेत्र में अराजकता पैदा होनी शुरू हो जाएगी। हमारा लक्ष्य इस क्षेत्र पर नियंत्रण करना है और क्लान सिटी के भीतर हमारे सहयोगी इन जैसे छोटे समूहों की परवाह नहीं करते, इसलिए सब कुछ बिना किसी बाधा के चलेगा। उन्होंने दृढ़ता और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। फिर भी जैसे ही उसने ये कहा, उसने भौहें सिकुड़ी और उस स्थान पर जोरदार हमला करने के लिए तेजी से जमीन की ओर मुड़ गया। तारांकन बॉम्ब। जहां वह टकराया वहां एक छोटा सा विस्फोट हुआ और उस स्थान से अजीब सा सफ़ेद धुआं उठने लगा। बर्फ। उसने आश्चर्य से मन ही मन सोचा, पिशाचों ने मनुष्यों के साथ गठबंधन कर लिया है। उसने सोचा, जब उसे एहसास हुआ कि यह सब क्या है। क्या कुछ गड़बड़ है, श्रीमान दूत? उनके बगल में खड़े एक व्यक्ति ने पूछा और श्रीमान दूत ने सिर हिला दिया। उद्धरण चिन्ह ... कोई हमें देख रहा था। जाहिर है, राज्य में इन पिशाचों के सहयोगी मनुष्यों में ही हैं। उसने जवाब दिया। मनुष्यों के बीच मित्र। उस आदमी को ये कहते हुए सुनकर वे दोनों चौंक कर चिल्ला पड़े। पिशाचों की मनुष्यों के साथ हमेशा से बड़ी दुश्मनी रही है, जो अमर युग से लेकर लाखों वर्ष पहले तक चली थी। ऐसा कहा जाता है कि पिशाच जाति के पूर्वज ने मानव जाति के पूर्वज को मार डाला था। तब से लेकर अब तक पिशाचों और मनुष्यों के बीच कभी कोई गठबंधन नहीं हुआ। हालांकि पिशाचों का पलड़ा भारी है, लेकिन वे लाखों सालों से लड़ते आ रहे हैं। लेकिन अब पिशाचों और मनुष्यों के बीच गठबंधन हो गया है। आखिर क्या हो रहा है? वे दोनों सोच रहे थे। लॉर्ड एओर ने थोड़ा सिर हिलाया। ये संभव है। ये देखते हुए कि हम महान मानव साम्राज्य के सबसे नज़दीकी राज्य में हैं, ऐसा मामला असंभव नहीं है। इसलिए अपने अलर्ट को अधिकतम तक बनाए रखें, खासकर बर्फ से बने जादुई शिलालेखों पर, उन्होंने कहा और जाने के लिए मुड़ गए। उसने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि उसके दुश्मन यहाँ मौजूद हैं, इसलिए उसका यहाँ होना बेकार था। इसके अलावा अगर कोई देख रहा था कि उसने एक पल पहले क्या कहा था, तो कुछ भयानक हो सकता था। मुझे वापस जाकर संगठन को कुछ बातें बतानी होंगी, उसने मन ही मन सोचा, क्योंकि वह चिंतित था। सार्थक ने उस क्षण भौहें सिकोड़ी और उसके मुंह से खून की एक छोटी सी धार निकली, हालांकि वह मुस्कुराया। हे, इतनी अच्छी जानकारी। तो इन कमीनों के पास कितनी बढ़िया योजना है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। हालांकि वह अभी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे और इसकी पुष्टि हो गई। यदि कबीले शहर में रहने वाले लोग मौजूद हों तो सब कुछ खतरे के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। इस समय उनके लिए केवल शोध के अलावा कुछ भी करना कठिन है। हालांकि अगर मैं कबीले के शहर में प्रवेश कर सकता हूं तो कुछ और करने की कोशिश करना बुरा विचार नहीं होगा। भले ही ये दर्दनाक और खतरनाक हो, फिर भी मैं समय को रोककर एक बार फिर भागने में सक्षम हो सकता हूं, उसने सोचा। हालांकि वह अब उस क्षमता को छूना नहीं चाहता।
लेकिन वह नहीं जानता कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि उस शहर में कई महत्वपूर्ण चीजें छिपी हैं, इसलिए यदि उसे वहां प्रवेश करने का अवसर मिलता है तो वह उसे ले लेगा, भले ही वह खतरनाक हो। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि एलन को इस बारे में बताना एक अच्छा विचार होगा। सार्थक ने विभिन्न चीजों के बारे में सोचते हुए सोचा। इस प्रकार समय बीतता गया और वे अकादमी के आसपास के क्षेत्र में वापस आ गए। वे अकादमी की ओर नहीं गए, इसके बजाय वे उस जगह भागे जहां उन्होंने खूनी जड़ी बूटी रखी थी। चूंकि उनके भंडारण रिंगों में बहुत सारी लाशें थीं, इसलिए इस खूनी खजाने की प्रभावशीलता का परीक्षण करने का यह एक उत्कृष्ट समय था, जिसने अब सार्थक को कई ताकतों का लक्ष्य बना दिया था। मुझे आशा है कि यह उपयोगी होगा, यदि नहीं तो यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि मुझे किसी बेकार चीज के लिए खोजा जा रहा है, उसने सोचा। प्रश्नगत स्थान उन पहाड़ों के पास एक गहरी गुफा थी जहां उन्होंने पहले गांवों की जांच की थी। गुफा को ढूंढना उन लोगों के लिए कठिन था जो नहीं जानते थे कि वह कहाँ है, क्योंकि वह बहुत छिपी हुई थी, इसलिए सार्थक ने इसे छिपाने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान माना। ये पर्वत अकादमी से काफी दूर था और शहर से भी बहुत दूर था। इसके अलावा यहाँ पर विशालकाय जानवर भी थे, लेकिन ज्यादा संपदा नहीं थी, इसलिए यह ऐसा क्षेत्र था जहाँ कोई नहीं जाता था। ये छिपने के लिए एकदम सही था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जड़ी बूटी निष्क्रिय और निष्क्रिय थी। आसपास खून का कोई निशान नहीं था क्योंकि उसे लंबे समय से कुछ नहीं खिलाया गया था। शायद इसीलिए जड़ी बूटी थोड़ी नाराज थी, शायद। फिर तीनों ने लाशों को विशाल गुफा में जमा करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर 121 लाशें एक तरफ से दूसरी तरफ बिछा दी गईं, जबकि सार्थक, इसला और एलिस एक तरफ खड़े होकर ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा। 1 मिनट बाद खूनी जड़ी बूटी ने प्रतिक्रिया की और थोड़ा सा हिलने लगी, जैसे कि उसका अपना जीवन हो। तभी उसकी जड़ें थोड़ी हिलीं और जल्द ही वह पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गया क्योंकि उसे उस स्थान पर कई लाशें मिलीं। तुरंत ही इसकी जड़ें बहुत बड़ी हो गईं और सभी शवों से मजबूती से चिपक गईं। हालांकि इसकी केवल 4 प्राथमिक जड़ें थीं, लेकिन किसी तरह उन 4 से 121 जड़ें निकल आईं और सभी शवों से मजबूती से चिपक गईं। इसी समय रक्तरंजित आभा पूरे गुफा में फैल गई और लाशें धीरे धीरे रक्तरंजित घास द्वारा भस्म होने लगीं। यह उनका खून सोख नहीं रहा था क्योंकि सार्थक ने परीक्षण के उद्देश्य से उन लोगों के शरीर से सारा खून निकाल लिया था। यह उन लोगों के शरीर को ही सोख रहा था, वह सब कुछ जो हड्डी नहीं था। ये कैसी अजीब जड़ी बूटी है, यह क्या सोखती है? अगर उन पर खून नहीं है तो यह क्या सोखती है? और यह उन लाशों से खून कैसे बना सकती है जिन पर खून नहीं है? उसने संदेह से सोचा। कंटेनरों को बाहर निकालो, इससे जल्द ही खून गिरना शुरू हो जाएगा। हमें सारा खून इकट्ठा करना चाहिए और फिर जो खून हमारे लिए अच्छा है उसे अलग करना चाहिए और जो नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए, एलिस ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने कुछ बड़े कंटेनर निकाले जो उन्होंने पहले ही खरीद लिए थे। सार्थक और इसला ने भी ऐसा ही किया और शीघ्र ही खूनी जड़ी बूटी से गिरे रक्त को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये देखने की एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया थी जिसने सार्थक को अधिक से अधिक सोचने पर मजबूर कर दिया। 8 घंटे से अधिक समय के बाद अंततः उनका काम समाप्त हुआ। इस बिंदु पर जड़ी बूटी अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल दिख रही थी और रक्त को गिराना जारी रखती थी, लेकिन कम मात्रा में, इसलिए सार्थक, इसला और एलिस ने रक्त को विभाजित करना शुरू कर दिया। इस खूनी जड़ी बूटी से निकलने वाला सारा खून पीने लायक नहीं होता, इसे एक चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और जैसा कि एलिस ने पहले कहा था, ये चीज़ प्रत्येक शव पर लगभग 4 लीटर खून गिराती है। फिर भी 2 घंटे की छंटाई के बाद केवल 200 लीटर रक्त ही पीने योग्य था। बाकी को खूनी जड़ी बूटी पर छोड़ दिया गया ताकि वह अपनी जड़ों को रक्त में भिगोकर मजबूत कर सके। यद्यपि वे केवल 200 लीटर रक्त ही बचा पाए, फिर भी यह मात्रा उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त थी। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये 200 लीटर असली खून है और भले ही यह उच्चतम गुणवत्ता का न हो, फिर भी यह असली खून है। इसका इस्तेमाल सिर्फ पीने के लिए ही नहीं बल्कि कई कामों के लिए किया जा सकता है। अकादमी की सबसे महत्वपूर्ण सुविधाएं, जैसे कि व्यक्तिगत प्रशिक्षण मैदान जो ट्रू ब्लड पर चल रहे हैं, का अब उपयोग किया जा सकता है। सार्थक को भी संदेह था कि क्या वह कभी वहां जा पाएगा, क्योंकि ऐसा लगता था कि यह अति धनी लोगों के लिए बनाई गई सुविधा है। यही कारण है कि इसे द्वितीय और प्रथम अकादमियों के बीच साझा किया जाता है। लेकिन इसके साथ उसे यकीन था कि अब वह चाहे तो कई बार जा सकता है। ये तो अद्भुत है, सार्थक ने बड़े आश्चर्य और बड़ी मुस्कान के साथ सोचा। यह न केवल आश्चर्यजनक था, बल्कि उस मात्रा में रक्त से जो कुछ भी किया जा सकता था वह भी बहुत बड़ा था। इसमें कई अविश्वसनीय संभावनाएं थीं। ऐसा ही एक उदाहरण खूनी स्नान था जिसका उल्लेख आमतौर पर हर जगह किया जाता था। यह एक ऐसी रणनीति है जो शरीर को मजबूत बनाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि खूनी स्नान के पीछे का विचार शरीर को बड़ी मात्रा में रक्त से प्रभावित करते हुए सीमा तक धकेलना है। ऐसे वर्कआउट रूम हैं जिन्हें आप किराए पर लेकर कर सकते हैं, जहां ऐसी मशीनें हैं जो खतरनाक दर पर खून बहाती हैं।
किताबों के अनुसार सार्थक ने गणना की कि इन मशीनों द्वारा फेंके गए खून की गति गोली जितनी तेज हो सकती है। इससे भी अच्छी बात यह है कि यदि इसे रक्तरंजित साथी के साथ किया जाए तो इसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है। ये प्रथा पिशाचों में भी वर्जित है, लेकिन ये बहुत अच्छी लगती है और इसके लिए बहुत अधिक रक्त की आवश्यकता होती है। सार्थक ने सोचा, एक विशेष संबंध कौशल को याद करते हुए, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह सबसे महान कौशल है जो एक खूनी युगल प्राप्त कर सकता है। इस समय उसके लिए इतनी सारी संभावनाएं थीं और इतना अधिक रक्त था कि वह थोड़ा घबरा भी गया था। इसके बाद उन्होंने कमरे की सफाई की, बची हुई हड्डियों को हटा दिया और उसे पुनः साफ कर दिया, लेकिन उसमें बहुत सारा खून लगा हुआ था। कुछ समय बाद सार्थक, इसला और एलिस ने अकादमी में लौटने का फैसला किया। उनके चेहरों पर उमड़ती खुशी से पता चल रहा था कि उनके साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ है, जो सामान्य बात है। हालांकि किसी कारणवश एलिस और इसला को थोड़ा असहज महसूस हुआ। अकादमी पहुंचने से पहले शाम को जब वे बाहर बैठे थे तो एलिस ने बात करने का फैसला किया। सार्थक, मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा होगा कि तुम मेरे खून का सबसे बड़ा हिस्सा पाओ। मुझे ये जानकर अच्छा नहीं लग रहा कि तुमने अब तक सभी मिशनों पर सबसे ज्यादा काम किया है। एलिस ने शर्मिंदगी में थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। सार्थक ने उसे संदेह से देखा, लेकिन तभी इसला बोल पड़ी। ये सही है सार्थक, बराबर बराबर बांटना तब होता है जब समूह में काम बराबर हो। लेकिन ड्रैगन को मारने से लेकर हत्यारों के उस समूह को खत्म करने तक तुमने ये सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें और भी कुछ करना चाहिए, उसने कहा। सार्थक ने उनकी ओर थोड़ा देखा, लेकिन मुस्कुरा दिया। अगर यह कुछ ऐसा है जो तुम लड़कियां चाहती हो तो ठीक है। वैसे भी मुझे भी तुम दोनों को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, ताकि मैं अब से ठीक से प्रशिक्षण ले सकूं, उसने जवाब दिया। फिर दोनों ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसके बाद वे विभिन्न विषयों पर बातचीत करने लगे। एक दिन बाद वे अकादमी लौट आए। इन दिनों उन्हें कक्षाओं में उपस्थित होना था, इसलिए सार्थक और इसला कक्षा में उपस्थित लोगों के बीच पुनः उपस्थित हुए। इन दिनों उन्हें पढ़ाने वाला शिक्षक रीगन कूपर नहीं था, क्योंकि वह अभी भी अनुपस्थित था। रीगन कूपर के वापस आने पर 2 या 3 सहायक प्रोफेसर उन्हें पढ़ा रहे थे। शायद इसीलिए कक्षाएं थोड़ी उबाऊ थीं। उन दिनों एलिस फर्स्ट अकेडमी में वापस नहीं लौटी। वह सार्थक के साथ इस डर से रह रही थी कि रात में कुछ बदमाशों द्वारा उस पर हमला कर दिया जाएगा और वह खुद का बचाव नहीं कर पाएगा। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। आज सार्थक और इसला हमेशा की तरह कक्षा में गए, लेकिन सुबह सुबह कक्षा में काफ़ी शोरगुल था। यद्यपि इस कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी थे, फिर भी विद्यार्थियों की आवाज़ें सुनना कठिन था, क्योंकि न केवल वे उपस्थित थे, बल्कि बाहर भीड़ भी थी जो अंदर की ओर देख रही थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सार्थक के पास एक खूबसूरत युवती खड़ी थी और उसके साथ बातें कर रही थी और हंस रही थी। करीब 20 मिनट पहले प्रोफेसर यहाँ आए और घोषणा की कि उत्तराधिकारिणी एलिस एलन आज इस द्वितीय अकादमी में होने वाली हर चीज़ की निगरानी करने के लिए अकादमी में आ रही हैं। कई लोगों ने सोचा कि वह अधीनस्थों की तलाश कर रही हैं, इसलिए जो लोग किसी उत्तराधिकारी के अधीनस्थ नहीं थे, उनमें से कई यहाँ ये देखने के लिए दौड़े कि क्या वे भाग्यशाली हैं। मुझे लगता है कि मैंने अधीनस्थ पद को कम करके आंका, लेकिन वे इसे इतना क्यों चाहते हैं? मैं कुछ समय से अधीनस्थ हूँ और मुझे अभी भी अधीनस्थ होने के लाभों की समझ नहीं है, सार्थक ने सोचा। वास्तव में उसकी सोच इतनी स्पष्ट थी कि कई लोग उसे बेवकूफ़ की तरह देखते थे। और एलिस शर्म से मुस्कुराई। लगता है मुझे उसे बताना होगा, उसने सोचा। फिर भी सार्थक को भीड़ से कोई परेशानी नहीं थी। वह एलिस और इसला के साथ कानाफूसी कर रहा था, जबकि कई लोग उसे ईर्ष्या भरी निगाहों से देख रहे थे। उदाहरण के लिए कैस्पियन से, इस कमीने, एलिस जैसी खूबसूरत महिला के साथ खुलेआम फ्लर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इसके लायक नहीं हो कमीने, उसने मन ही मन चिल्लाया, खुद को ये समझाने की कोशिश करते हुए कि वह सार्थक से बेहतर है। सार्थक से हारने के बाद से उसे कितनी पीड़ा झेलनी पड़ी थी, ये केवल वही जानता था। चाहे कुछ भी हो, वह सार्थक से कमतर होना कभी स्वीकार नहीं करेगा। यही कारण है कि उसने खुद से कसम खाई थी कि वह सार्थक की हत्या करेगा। और वह कमीना हैरी आखिर कहाँ चला गया, उसने मन ही मन सोचा, बार बार शिकायत करते हुए। उसने जल्द ही इस बात से अपनी नज़र हटा ली जो उसे इतना परेशान कर रही थी कि उसने मन ही मन कसम खा ली कि वह किसी दिन एलिस और इसला को अपनी औरत बनाएगा। सार्थक ने स्वाभाविक रूप से देखा कि यह आदमी उसे घृणा से देख रहा था, लेकिन उसने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। एलिस, तुमने आज बाहर जाने का फैसला क्यों किया? तुमने यहाँ आकर अकादमी में काफ़ी हलचल मचा दी है, सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने आह भरी। पूरा दिन घर में बंद रहना बोरिंग है। मैं कुछ ताज़ी हवा लेना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि ऐसा हंगामा मच जाएगा, उसने जवाब दिया और सार्थक ने सिर हिला दिया। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी मशहूर हो जाओगी, उसने जवाब दिया और वह शर्म से मुस्कुराए। वारिसों में मैं सबसे कम प्रसिद्ध हूँ,
आप हमारे बीच का अंतर समझ सकते हैं यदि आपने देखा कि जब वह महिला चलती है तो फर्स्ट एकेडमी कैसी हो जाती है। उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह औरत, ओह मिस सोफिया, उसने पूछा और उसने संदेह से उसकी ओर देखा। तुम उसे जानते हो? उसने पूछा और सार्थक ने सिर हिलाया। इसला उनकी अधीनस्थ है, मैं उनसे तब मिला था जब मैं फर्स्ट एकेडमी में गया था, उसने उत्तर दिया, जिससे वह अचंभित रह गई। एलिस ने हैरानी से इसला की ओर देखा। तुम उस महिला की अधीनस्थ हो? उसने पूछा और इसला ने सिर हिला दिया। वह शर्मिंदगी से थोड़ा लाल हो गई। ये सही है, कई साल पहले मुझे उसी ने बचाया था, इसला ने जवाब दिया और एलिस आश्चर्यचकित हो गई। अविश्वसनीय, मैंने नहीं सोचा था कि वह महिला अभी भी अधिक अधीनस्थों की तलाश कर रही होगी। उसने आश्चर्य से सोचा, क्या यह अजीब है कि इसला उसकी अधीनस्थ है? सार्थक ने पूछा और एलिस की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। वह उस पर मुस्कुराए। उसकी शक्ति बहुत जबरदस्त है सार्थक, मैं भी इसके लिए उसकी थोड़ी प्रशंसा करती हूँ। इसके अलावा उसके पास अपने अधीनस्थों को खोजने का एक विशेष तरीका है, उसने जवाब दिया। सार्थक ने संदेह भरी नज़रों से उसकी ओर देखा, लेकिन जैसे ही वह पूछने वाला था, बाहर शोर मच गया। क्या हो रहा है? ऐसी कई आवाज़ें आईं। कृपया एक तरफ हट जाएं, सेना यहाँ है, सभी छात्र एक तरफ हट जाएं। जल्द ही छात्र दरवाजे से हट गए और देखा कि वहां बड़ी संख्या में सैनिक मौजूद हैं, जिनका नेतृत्व एक मोटा आदमी कर रहा था, जो उन्हें थोड़ा डरावना लग रहा था। ओलिवर जोन्स, सार्थक ने उसे देखते ही सोचा। ओलिवर जोन्स वहां गया जहां सार्थक खड़ा था। उन्होंने एक छोटा लिखित स्क्रॉल निकाला जिस पर शाही मुहर लगी थी और बोले, राजा के आदेशानुसार मैथ्यू डिट्रिच, इसला मूर और एलिस एलन को महल में उपस्थित होना है। जब वह शाही मुहर लगे उस स्क्रॉल पर लिखे एकमात्र शब्दों को पढ़ रहा था तो उसकी आवाज़ दृढ़ और कठोर लग रही थी और उसका स्वर ऊंचा था। सार्थक, इसला और एलिस ये सुनकर दंग रह गए। क्या राजा उन्हें बुला रहा था? आखिर क्या हो रहा था? उन्होंने संदेह से सोचा, लेकिन एलिस मुस्कुराए और सार्थक की तरफ देखने लगी। सार्थक, ये सबसे अच्छा मौका है, उसने धीरे से कहा। कुछ ही देर बाद कई शिक्षक और निदेशक वहां आ गए। छात्र मैथ्यू और इसला, ये राजा का आदेश है, इसलिए आपको जब भी चाहें जाने की अनुमति है, निर्देशक ने कहा, फिर सम्मानपूर्वक एलिस का अभिवादन किया। नमस्कार मिस एलिस, उसने कहा और एक तरफ खड़ा हो गया। सार्थक और इसला के पास कहने को कुछ नहीं था, जबकि एलिस उत्साहित दिख रही थी। जल्द ही बड़ी संख्या में लोग अकादमी के बाहर चले आए, जहां शक्तिशाली जानवरों और सेना की गाड़ियों द्वारा खींची जाने वाली कई गाड़ियां इंतजार कर रही थीं। सार्थक, इसला और एलिस को उनमें से एक के पास ले जाया गया और जल्द ही कारों और गाड़ियों का एक बड़ा कारवां वहां से निकलने लगा। यद्यपि ये देखकर कई लोग स्तब्ध थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, उन्हें समझाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि शिक्षकों को भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। यहाँ तक कि निर्देशक को भी इसका कोई सुराग नहीं था। शायद इस पूरे समूह में से केवल ओलिवर जोन्स ही जानता होगा, लेकिन वह चुप रहा। जल्द ही सार्थक, इसला और एलिस को राज्य की राजधानी की ओर निर्देशित किया गया। यात्रा करते समय उन्हें राज्य के भूगोल, विश्व के भूगोल और जिन स्थानों से वे गुजरे उनके बारे में भी कुछ बताया गया। सबसे पहले, जिस राज्य में सार्थक स्थित है उसका भूमि क्षेत्र 5 राज्यों में सबसे बड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अकादमी की मौजूदगी इसकी सीमाओं के भीतर है। चूंकि अकादमी एक राज्य जितनी बड़ी है और राज्य की सीमाओं के भीतर है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि इसका विस्तार इतना बड़ा था। इस राज्य के 2 नाम हैं। वर्तमान में सबसे प्रसिद्ध नाम डार्क किंगडम है, लेकिन इसका आधिकारिक नाम हॉफमैन का खूनी साम्राज्य है। ये नाम इसलिए बंद हो गया क्योंकि हॉफमैन परिवार को गायब हुए कई वर्ष बीत चुके थे और उनके खून से जुड़ा कोई व्यक्ति फिर कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। डार्क किंगडम नाम कई वर्षों पहले एलन कबीले के एक वारिस, डार्क वैम्पायर के नाम पर पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि 100,000 साल से भी ज्यादा पहले दुनिया की बेड़ियां तोड़ने के सबसे करीब जो वारिस आया, वह डार्क वैम्पायर था। इतिहास में जिन लोगों को याद किया जाता है, उनमें से वह वैम्पायर जाति का आखिरी महान नेता है। उसकी क्षमता को कोई नहीं समझ पाया, लेकिन उस समय की अफवाहें और कहानियां कहती हैं कि वह अपनी क्षमता से पूरे राज्य को निगल सकता था। हालांकि कोई नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है। उनके सम्मान में हॉफमैन के खूनी साम्राज्य को अब डार्क किंगडम के नाम से जाना जाता है। इस राज्य की भौगोलिक स्थिति और इलाके अलग अलग हैं। पूर्वी दलदल उनमें से एक है और कई पर्यटक स्थल इस राज्य की पहचान हैं। पहाड़ों और नदियों से लेकर कब्रों और प्राचीन खंडहरों तक, ये साम्राज्य इतना बड़ा है कि जब सार्थक ने सुना कि इसकी भूमि कितनी विशाल है, तो वह ये सोचकर दंग रह गया कि यह पृथ्वी पर रूस से 5 गुना अधिक बड़ा है। यह विशाल राज्य 5 प्रांतों में विभाजित है। उनमें से 2 प्रांत इस राज्य के 2 पिशाच कुलों से संबंधित हैं, एलन और मफी। तीसरा अकादमी का है तथा अन्य 2 किंगडम के लिए विशिष्ट हैं।
इनमें से सबसे शक्तिशाली प्रांत वैम्पायर कबीला प्रांत या अकादमी प्रांत हो सकता है, क्योंकि कबीला शहर अकादमी के भीतर है। कुलों का शहर खुद को बहुत शक्तिशाली शहर दिखाता है, जो वैम्पायरिक कुलों और अकादमी के प्रांतों के बीच संतुलन को पुनर्व्यवस्थित करने में सक्षम है। ये सार्थक का क्षणभंगुर विचार था जब उन्होंने इस पर टिप्पणी की। लेकिन सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रांत किंगडम के 2 प्रांत हैं। आबादी में जमीन आसमान का फर्क है। किंगडम के दोनों प्रांतों में इतनी अधिक जनसंख्या है कि अकेले संख्या ही डरावनी है, और यह सोचना और भी अधिक डरावना है कि उनमें से अधिकांश पिशाच हैं। ये सबसे अधिक आबादी वाला राज्य भी है, लेकिन यह संरचनात्मक रूप से सबसे सुंदर नहीं है। आखिरकार अभी भी 4 और राज्य हैं, और उनमें से एक अपनी अविश्वसनीय संरचनात्मक जगहों के लिए प्रसिद्ध है, ब्रॉम का लोहार साम्राज्य। ये राज्य दुनिया के समुद्री क्षेत्र में स्थित है और वहाँ सभी प्रकार के कृत्रिम आकर्षण हैं, यहाँ तक कि कृत्रिम द्वीप और अन्य चीज़ें भी हैं। हालांकि वहाँ एकमात्र प्राकृतिक चीज़ पानी है। ये कृत्रिम चीज़ों या समुद्री यात्राओं के प्रेमियों के लिए सबसे अविश्वसनीय पर्यटन स्थल है। प्रकृति का अनुभव करने के लिए सबसे अच्छा राज्य जिमरमैन का राज्य होगा, जो यहाँ से सबसे दूर है। वहाँ सब कुछ प्राकृतिक है और लगभग कुछ भी कृत्रिम नहीं है। ये प्राकृतिक जंगलों और पहाड़ों का सबसे बड़ा विस्तार वाला राज्य है। ऐसे राज्य की राजधानी शहर को दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है, क्योंकि यह एक बेहद प्रतिरोधी सामग्री के विशाल पहाड़ पर बना है। दूसरी ओर, अगर कोई चिलचिलाती गर्मी का अनुभव करना चाहता है और ब्लैकस्मिथ किंगडम के अलावा और भी प्राकृतिक समुद्र तटों पर जाना चाहता है, तो न्यूमैन एंड किंगडम एक अच्छा विकल्प होगा। वहां जाने में समस्या यह है कि गर्मी सूरज से पैदा नहीं होती है, क्योंकि वहां सूरज नहीं है। ये ज्वालामुखियों से आती है। ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है, और इतने सारे राज्यों के बीच में रिक्ट का वैम्पायरिक साम्राज्य है। ये डेवोआरस के क्षेत्रों के सबसे करीब का साम्राज्य है और डार्क किंगडम के भी करीब है। ये साम्राज्य विश्व का सबसे उत्तरी साम्राज्य माना जाता है। वास्तव में ये फ्रोजन माउंटेनस जोन के सबसे नज़दीकी राज्य है, जहाँ से सार्थक आया था। इस राज्य में एलन से संबंधित प्रांत रिक्ट राज्य की सीमा पर है। यह एक खूबसूरत बर्फीला राज्य है जो अपनी खूबसूरत महिलाओं के लाल बालों से सजा हुआ है। दरअसल ये वैम्पायर बालों के बीच रंगों की सबसे बड़ी विविधता वाला राज्य है, क्योंकि नीले, हरे, लाल, सफ़ेद आदि रंग के बाल वाले पिशाच होते हैं। इसमें बहुत सारे विविध रंग हैं, जो थोड़ा अजीब है, क्योंकि पिशाच आमतौर पर उन बालों के रंगों के साथ पैदा नहीं होते हैं। ये 5 क्षेत्र और उनकी विशेषताएं हैं जिनसे ये दुनिया बनी है, लेकिन फिर भी ये दुनिया पूरी नहीं है। इस विश्व की भूमियां विशाल और विविध हैं। अभी भी ऐसे स्वतंत्र कबीले हैं जो राज्यों में सह अस्तित्व में नहीं हैं, और महाद्वीप का केंद्रीय क्षेत्र अभी भी लुप्त है, विश्व का केंद्रीय शहर। फिर भी सार्थक को ये सब समझाने वाले सेना के सदस्यों के पास उसे इतनी सारी बातें समझाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। इसलिए दुनिया के बारे में उसके सवालों के जवाब देने और उसे उस राज्य के बारे में बताने के बाद, जहां वह था, वे राज्य की राजधानी की ओर जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से गाड़ी चलाने लगे। अरे, जो व्यक्ति इस दुनिया के बारे में और अधिक जानना चाहता है, उसे संदेह में छोड़ना अपमानजनक है, सार्थक ने सोचा। हालांकि वह वास्तव में इसके बारे में और अधिक जानकर खुश था। इसके अलावा उसे डार्क किंगडम का नक्शा प्रदान किया गया था, इसलिए अब वह फिलिप बेकर से लिए गए टोकन की आगे जांच कर सकता था, जो बहुत अच्छा था और उसे खुश कर रहा था। इस प्रकार लंबी यात्रा तब तक जारी रही जब तक कि वे अंततः डार्क किंगडम की विशाल राजधानी में प्रवेश नहीं कर गए। डार्क किंगडम की राजधानी आज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है, इसलिए इसके किले मजबूत और मजबूत हैं। शहर के चारों ओर मोटी दीवार पर कई पहरेदार हैं। राजधानी शहर में अद्वितीय वास्तुकला और विशेष संरचनाएं हैं। फिर भी इसने अपनी लोकप्रियता रंगों की अविश्वसनीय विविधता के कारण अर्जित की है, जो इसे अजीब और रहस्यमय तरीके से सजाते हैं। रंगों के मामले में डार्क किंगडम की राजधानी शहर अद्वितीय और रोमांचक है। वे इन रंगों को इस्तेमाल करने का एक मूल और आनंददायक तरीका अपनाते हैं जो इसे प्रसिद्धि देता है। ये रंग पेंट के रंग नहीं हैं, बल्कि प्रकाश के रंग हैं। वे बड़े लंबे लैंप थे जो शहर के अंदर हर इमारत, घर या निर्माण में व्यवस्थित किए गए थे। इन रोशन लैंपों के प्रमुख रंग नीले और दूधिया सफ़ेद थे ताकि वे चांदनी के साथ अच्छा कंट्रास्ट बना सकें। इसीलिए इसे अपने रंगों के लिए जाना जाता है। सड़कों पर ये जगमगाते रंग पूरे शहर को शुरू से आखिर तक सजाते हैं। हालांकि हर हिस्से की अपनी सजावट इन रंगों से अलग अलग तरीके से की गई है, लेकिन ये सभी एक रहस्यमय और अजीब तरीके से एक साथ आते हैं। रंगों से एक जीवंत शहर का एहसास होता था और सड़कों पर चलने वाले बड़ी संख्या में लोग ये साबित कर रहे थे कि यह एक जीवंत शहर था। सार्थक ने सोचा, मैं जो भी शहर देखता हूँ वह पिछले शहर से ज़्यादा दिलचस्प होता है। हालांकि इतनी ज़्यादा रोशनी वाले शहर में रहना एक बड़ी समस्या होगी। हालांकि उसे ये शहर अपनी अनूठी रोशनी प्रणाली के कारण सुंदर और रोमांचक लगा, फिर भी उसे ज़्यादा अंधेरे, ज़्यादा रहस्यमय शहर ज़्यादा पसंद थे।
शायद यह उनका एक हत्यारे के रूप में व्यक्तित्व ही था जिसने उन्हें इस तरह से पसंद किया। जल्द ही बड़ा कारवां रॉयल कैसल में दाखिल हो गया। ये खूबसूरत था और शहर के बीचों बीच था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, कारवां महल के सामने रुका और सामने से एक आवाज आई, ब्रिगेडियर जनरल ओलिवर जोन्स, राजा के आदेशानुसार मैं मैथ्यू डिट्रिच और इसला मूर को उनके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। वारिस, लेडी एलिस एलन भी मेरे साथ हैं। मैं राजा से तत्काल मुलाकात का अनुरोध करता हूँ। ओलिवर जोन्स ने चिल्लाकर कहा। ये सुनकर कई सैनिक इधर उधर भागने लगे और 2 मिनट के इंतजार के बाद एक लंबा आदमी बाहर आया। जनरल जोन्स, राजा आपका इंतजार कर रहे हैं। मेहमानों के साथ अंदर आइए, इस आदमी ने कहा, जिससे ओलिवर जोन्स स्तब्ध रह गया, हालांकि उसने तुरंत सिर हिला दिया। हाँ, सेना के जनरल, उन्होंने बड़े सम्मान के साथ कहा। उसके सामने बैठा व्यक्ति राज्य की सेना में 3 सर्वोच्च पदों में से एक था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे यहाँ देखूंगा, उसने चौंक कर सोचा। फिर भी उसने जल्दी से सार्थक, इसला और एलिस को नीचे उतारा और महल में प्रवेश किया। जो आदमी पहले बाहर आया था, उसने बगल से अंदर देखा और जब उसने सार्थक को अपने पास से गुजरते देखा तो उसकी भौहें तन गईं। हे रीगन कमीने, इस बार तुम एक अच्छा वादा लेकर आए हो, हाहा। उसने सोचा, एक सच्ची मुस्कान के साथ, क्योंकि उसे अपना अच्छा दोस्त याद आ गया था। हालांकि वह उनके पीछे अंदर नहीं गया। जल्द ही सार्थक, इसला और एलिस को महल के मुख्य कमरे में ले जाया गया। इस स्थान पर कई लोग थे। सार्थक ने जैसे ही प्रवेश किया, उसे कई शक्तिशाली लोग दिखाई देने लगे। उनमें से 2 ने बहुत ही उच्च श्रेणी की सेना की पोशाक पहन रखी थी। अन्य लोग अधिक अनौपचारिक, कुलीन शैली के कपड़े पहनते थे, लेकिन उनके कपड़ों पर कुछ अलंकरण होते थे जो उन्हें विशिष्ट प्रतीत होते थे। वे सभी शक्तिशाली और भयभीत करने वाली उपस्थिति दर्शाते थे। हालांकि इनमें से कोई भी उपस्थिति सिंहासन पर बैठे आदमी की तुलना में नहीं थी। उसकी आभा से भव्यता और गरिमा झलकती थी। एक अजीब और किसी तरह अदृश्य शक्ति ने उसे घेर रखा था, लेकिन एक ऐसी शक्ति जिसे महसूस करने वाला कोई भी व्यक्ति घुटन महसूस कर सकता था, ठीक वैसे ही जैसे सार्थक अभी कर रहा है। इस आदमी को एक ही नज़र में महसूस हुआ कि उसकी सांसें थोड़ी धीमी हो गई हैं। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसका चेहरा राज्य में जाना जाता था और सार्थक कभी कभी अकादमी में वर्तमान युग के महान व्यक्तियों में से एक के रूप में उसका चित्र देखता था। वह एक राज्य का सच्चा सम्राट था, वर्तमान डाक किंग, है न? कितना जबरदस्त आभामंडल है, सार्थक ने सोचा। उसका दिल आश्चर्य से भर गया। फिर उसने राजा के एक ओर बैठे 2 लोगों की ओर देखा। उनमें से एक को वह नहीं जानता था, लेकिन वह राजा जैसा ही दिखता था। हो सकता है कि वे दोनों रिश्तेदार हों, केवल इतना अंतर था कि वह अधिक बलवान था। फिर भी बगल में दूसरा व्यक्ति, प्रोफेसर रीगन, सार्थक ने आश्चर्य से सोचा। रीगन कूपर अब ऐसे कपड़े पहन रहे थे जो अन्य लोगों से काफी अलग थे और जिन्हें केवल सैन्य या राज्य के उच्च पदस्थ सदस्य ही समझ सकते थे। एलिस उसे इस तरह देखकर हैरान थी। वह उसे पहचान सकती थी क्योंकि उसने पहले भी कई बार उसका नाम सुना था और कभी कभी उसे देखने का मौका भी मिला था। इसलिए वह सार्थक के पास गई और उसे कुछ फुसफुसाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रीगन कूपर इतने खास व्यक्ति हैं। वह सेना के कमांडर इन चीफ हैं, राजा के बाद सेना के नेता। उसने धीरे से जवाब दिया, जिससे सार्थक और भी हैरान हो गया। अरे, मैं तो हमेशा से जानता था कि वह कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना ऊंचा पद है। उसने आश्चर्य से सोचा, हालांकि एक चीख ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाला। मैं राजा के बुलावे का उत्तर देता हूं और उन लोगों को बुलाता हूं जिन्हें उन्होंने बुलाने को कहा है। ओलिवर जोन्स ने राजा को अत्यंत सम्मान के साथ सैन्य सलामी देते हुए आदरपूर्वक कहा। उस समय वहां उपस्थित सभी सैन्यकर्मियों ने एक जैसी सलामी दी। राजा इस तरह का अभिवादन नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत हाथ हिलाकर उन्हें रुकने को कहा। वह राजा थे, लेकिन उन्हें बिना किसी अर्थहीन जुलूस के सीधे बात करना पसंद था। फिर उसने एलिस की ओर देखा और खड़ा हो गया। मिस एलिस, आपका यहाँ आना हमारे लिए सम्मान की बात है। अपने दोस्तों के साथ मेरे बुलावे पर आने के लिए धन्यवाद। आपके पिता कैसे हैं? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज़ में सम्मान साफ झलक रहा था।